अब तक के टूर में हमने आईफिल टावर को दूर से और नीचे से ही देखा था। अब बारी थी उस पे ऊपर जाने की। आईफिल टावर पे जाने की एक सोच भी एक्साइटमेंट से भर देती है, पर इस पे सबसे ऊपर जाने के लिए मशक्कत भी उतनी ही करनी पड़ती है। आपको ऊपर जाने के लिए या तो बहुत एडवांस में ऑनलाइन टिकट लेनी होगी, जो कि आसानी से इनके ऑफिशियल पोर्टल पे अवेलेबल होती है। वैसे आईफिल टावर में 3 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड टॉप फ्लोर। अगर टॉप फ्लोर तक की टिकट ऑनलाइन अवेलेबल ना हो तो अर्ली मॉर्निंग लाइन में लग करके आप सेम डे की टिकट आसानी से ले सकते हैं। आप जितना लेट करेंगे रश उतना ही ज़्यादा मिलेगा। टॉप फ्लोर के टिकट की कीमत पर पर्सन 25 यूरो 90 सेंट है। अगर आप ऊपर तक नहीं जाना चाहते तो कम कीमत की टिकट भी ले सकते हैं। फाइनली 1 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें टिकट मिल गई और हम चल पड़े एलिवेटर लेने। फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर तक तो सेम लिफ्ट जाती है, आप यहाँ तक सीढ़ियों से भी पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके बाद सबसे ऊपर पहुँचने के लिए दूसरी लिफ्ट लेनी थी। और उस लिफ्ट को बोर्ड करने के बाद देखते ही देखते हम पहुँच गए आईफिल टावर के टॉप फ्लोर पे, और हमारे सामने था फ्रांस की कैपिटल पेरिस का जबरदस्त व्यू। ऐसा नजारा जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। ऊपर से हर डायरेक्शन में कहीं ना खत्म होने वाला शहर दिख रहा था। एक ऐसा शहर जिसे बहुत ही खूबसूरती के साथ गढ़ा गया था। मॉडर्न आर्किटेक्चर का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने अब तक नहीं देखा था। हमने वहां से पेरिस का वो हर नजारा देखा जहां हम एक दिन पहले घूम रहे थे। लेकिन जो सबसे खास मोमेंट था वो था एक कपल को शादी के लिए प्रपोज करते देखना। शायद ये किसी की इमेजिनेशन ही हो सकती है, बट सामने ऐसा होते देखना वाकई बहुत ही मेस्मराइजिंग था। आई बिलीव ये उन दोनों के लिए भी बहुत ही खास मोमेंट रहा होगा। आईफिल के टॉप फ्लोर से नीचे आने का मन तो नहीं था, पर तकरीबन 2 घंटे ऊपर बिताने के बाद हम नीचे आ गए। आईफिल टावर घूमने के बाद हम चल पड़े फ्लेम ऑफ लिबर्टी। ये ठीक उस टनल के साथ है जहां ब्रिटेन की प्रिंसेस डायना की डेथ एक सड़क हादसे में हुई थी। फ्लेम ऑफ लिबर्टी वैसे तो अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो मशाल है उसकी रेप्लिका है, बट 1997 में जब डायना की डेथ हुई थी तब से फ्लेम ऑफ लिबर्टी को अनऑफिशियली डायना के मेमोरियल्स की तरह यूज किया जाने लगा। फिर बाद में अथॉरिटी ने डायना से रिलेटेड मैसेजेस और साइन बोर्ड वहां से हटा भी दिए। उसके बावजूद भी बहुत से लोग प्रिंसेस डायना के लिए वहां पे प्रेयर्स करते थे और साथ ही ग्रीटिंग्स और फ्लावर्स रख के जाते थे। फाइनली 2019 में डायना की वजह से इस जगह की पॉपुलैरिटी को देखते हुए काउंसिल ऑफ पेरिस ने इस जगह को ऑफिशियली प्लेस डायना डिक्लेयर कर दिया। फिर वहां से हम चल पड़े टोम्ब ऑफ नेपोलियन के लिए। ये वो जगह है जहां पे नेपोलियन की डेड बॉडी को दफनाया गया है। इनिशियली नेपोलियन को सेंट हेलेना आइलैंड में दफनाया गया था, लेकिन 19th सेंचुरी में उसके बॉडी रिमेन्स को फ्रांस के राजा लुई फिलिप ने फ्रांस मंगवा लिया और फिर उसे यहाँ रखवा दिया। टोम्ब ऑफ नेपोलियन के साथ ठीक बैक साइड इसी कैंपस में आर्मी म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में फ्रांस की क्रांति और विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए हथियार रखे हुए हैं। इसके बाद वहां से कुछ ही दूरी तक वॉक करते हुए हम पास ही बने ग्रैंड पैले और फाइन आर्ट म्यूजियम पहुंचे। कई हॉलीवुड मूवीज में दिखने वाले ये म्यूजियम
अंदर से कहीं ज्यादा खूबसूरत बाहर से है। इसके बाद हम आगे बढ़े नोत्रे डेम चर्च की तरफ। इस चर्च को बनाने में ऑलमोस्ट 100 साल लग गए थे। सन 1160 से लेकर के सन 1260 तक इसे बनाया गया। समय दर समय इसमें बदलाव भी हुए, लेकिन मूल रूप से यह चर्च इतिहास की गवाही देता रहा। हालांकि अंतिम साल 2019 के अप्रैल महीने में इसमें आग लगने के बाद इसे अब विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया है। नोत्रे डेम चर्च के बाद हम निकल पड़े अपने लास्ट टूरिस्ट पॉइंट पे, द लूवर म्यूजियम। लूवर म्यूजियम के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। ये वही म्यूजियम है जहां पे लियोनार्डो दा विंची की वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई है, और इस पेंटिंग के साथ ही कुछ और भी रेयर मॉडर्न आर्ट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन इस म्यूजियम में एंट्री के लिए आपको 20 यूरो एंट्री फी में खर्च करने होंगे, पर यह म्यूजियम पूरा पैसा वसूल है। तीन दिन पेरिस में घूमने के बाद हमने वहां आखिरी शाम कुछ वक्त सीन रिवर के कनाल पे गुजारा और फिर वापस आ गए अपने एयरबीएनबी। अगली सुबह एक नई यात्रा की तैयारी थी, यूरोप के एक नए देश में।